मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MMPI के बारे में, माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोनों पर्सपेक्टिव से। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको, पर्सनालिटी से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड या एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं और प्लेलिस्ट में नहीं अवेलेबल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो मैं बता रहा था कि ये दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और इसके साथ साथ आपका क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से भी ये जो इन्वेंटरी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे MMPI का निर्माण कब हुआ, MMPI का जो सेकेंड वर्जन आया उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए, या इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल फील्ड में इवन साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज़ करके जो उनके पेशेंट रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं, उनके बारे में, उनका जो पैथोलॉजिकल ट्रेट्स है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और चलिए अब आगे देखते हैं। MMPI, जिसे हम फुल फॉर्म में माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण हाथवे और मैकिन्ले के द्वारा किया गया था। कब? 1940 में। हाथवे एक साइकोलॉजिस्ट थे और मैकिन्ले एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। जब इसका निर्माण हुआ था, जब इसका बेसिक वर्जन आया था, तब इसमें टोटल 550 आइटम्स थे, 550 सेकंड्स थे और इसका जो रिस्पांस था वो 3 रूपों में कर सकते थे। जैसा कि आपने अभी प्रैक्टिकल्स देखे हैं उसमें आपने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें आप हाँ या नहीं में रिस्पांस करते हैं। इसके साथ साथ कई बार 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक को चुनना रहता है। तो उसी प्रकार से जो MMPI फर्स्ट था, बेसिक वर्जन था, उसमें भी 3 ऑप्शन थे, ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से, सही, गलत और कह नहीं सकते। इन तीनों विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चुनाव करना रहता है और इसके द्वारा जो, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि पर्सन के जो पैथोलॉजिकल ट्रेट्स रहते हैं, जो रोगात्मक सीलगुण रहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 10 रोगात्मक सीलगुणों को लिया गया है। 10 रोगात्मक सीलगुण हैं जिनके बारे में हम इस टेस्ट को अगर अप्लाई करें पर्सन के ऊपर तो उसके अंदर अगर इन 10 पैथोलॉजिकल ट्रेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम जान सकते हैं आसानी से। और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है इस इन्वेंटरी का, वह है इसका वैलिडिटी स्केल, इसकी वैधता मापनी। क्योंकि वैधता मापनी के द्वारा हम पर्सन सही रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, या कुछ चीज़ें वो हाइड कर ले रहा है, सही जानकारी दे ही नहीं रहा है, तो इन सभी के बारे में पता चल जाता है वैधता मापनी से। तो हमने यहाँ पर MMPI के बेसिक वर्जन को देखा और अब हम उसके अंदर जो 10 पैथोलॉजिकल ट्रेट्स बताए गए हैं उनको देखते हैं और इसके साथ साथ जो 4 वैलिडिटी स्केल्स हैं उनको भी देखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देन इसके बाद फिर हम MMPI 2 की बात करेंगे, जो MMPI को रिवाइज्ड किया गया और उसके बाद MMPI 2 उसके नाम से आया, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्लिनिकल स्किल्स दिए गए हैं जिसमें 10 पैथोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में बताया गया है जिसे हम इस इन्वेंटरी के मदद से जान सकते हैं। तो जिसमें पहला है रोग भ्रम या हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। इससे रिलेटेड 32 आइटम्स हैं इस इन्वेंटरी में, जिससे टोटल आइटम्स कितने हैं 550, और जिसमें से 32 आइटम्स रिलेटेड हैं रोग भ्रम या हाइपोकॉन्ड्रियोसिस से। और इसके द्वारा
उस प्रवृत्ति की माप होती है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक कार्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता दिखलाता है। ठीक है। दूसरा है विषाद या डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी से डिनोट किया गया है और इससे रिलेटेड 57 आइटम्स हैं और इसके द्वारा अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जैसे उदासी हुआ और जब क्षमता में हार्स हो जाना, मतलब जो कैपेबिलिटी है उसमें कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाने, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट ख़त्म होना, एनर्जी की कमी होना, लैक ऑफ एनर्जी, ये इन सभी चीज़ों का मापन इसके अंतर्गत होता है। थर्ड पैथोलॉजिकल ट्रेट है रूपांतरण हिस्टीरिया, कन्वर्जन हिस्टीरिया, जिसे हम HY के नाम से भी जानते हैं। इससे रिलेटेड 60 आइटम्स हैं और इसके द्वारा एक ऐसे स्नायु विकृति प्रवृत्ति का मापन होता है जिसमें रोगी के मानसिक संघर्ष एवं चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई शारीरिक लक्षण विकसित कर लेता है। यह काफ़ी फेमस डिसऑर्डर है और हिस्टीरिया में मतलब जो मानसिक संघर्ष और मानसिक चिंताएं होती हैं उनसे बचने के लिए पर्सन क्या करता है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगता है उससे ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट, मनोविकृत विचलन, साइकोपैथिक डेविएट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PD के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड 50 आइटम्स हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में सामाजिक एवं नैतिक मानकों की अवहेलना करने की प्रवृत्तियों तथा दंडात्मक अनुभूतियों से भी कुछ न सीखने की प्रवृत्तियों का मापन होता है। इसके अंतर्गत मतलब जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर करने का, इसके साथ साथ अगर उनको मोरल वैल्यूज़ को वो इग्नोर करते हैं और उनको दंड का मतलब पनिशमेंट का एक फेयर दिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है कि पनिशमेंट मिलेगा आपको, तो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ का मापन किसके द्वारा हो रहा है, मनोविकृत विचलन के द्वारा। साइकोपैथिक डेविएट से रिलेटेड जो भी आइटम्स है 50, उनके द्वारा इसका मापन होता है। नेक्स्ट है पुरुषत्व नारित्व, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में F-M से डिनोट करते हैं। इस मापनी में टोटल 56 एकांश हैं, मतलब 56 आइटम्स हैं और इसके द्वारा व्यक्ति के सीमांतीय यौन भूमिका करने की प्रवृत्ति की माप होती है। मतलब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मेल्स हैं और मेल्स में फीमेल्स की क्वालिटी दिखती है, या कई बार कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेल्स की क्वालिटी दिखती है। तो इस चीज़ का मापन इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है स्थिर व्यामोह या पैरानोइया, जिसे हम PA से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड 40 आइटम्स हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में असामान्य शक करने की प्रवृत्ति तथा दंडात्मक एवं उत्कृष्टता से संबंध गलत विश्वास या भ्रांति का मापन होता है। कई बार पर्सन अपने आप में ही शक करने लगता है, मतलब उसको लगता है कि लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, उसको मारने की सोच रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचता है। तो अगर ऐसा कोई थिंकिंग करता है, अगर इस स्केल के द्वारा हम उसको मेज़र करना चाहें तो मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनोदौर्बल्यता या साइक एस्थेनिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PT के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड 48 आइटम्स हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में मनोग्रसित बाध्यता, इसके साथ साथ असामान्य डर आदि का मापन होता है। हमारा 8वां जो पैथोलॉजिकल ट्रेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और डिसऑर्डर्स के फील्ड में सबसे खतरनाक डिसऑर्डर माना जाता है, जो कि है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SC से डिनोट करते हैं। इस मापनी में 78 आइटम्स हैं, मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड इसमें आइटम्स दिए गए हैं वो टोटल 78 आइटम्स हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में असामान्य चिंतन या व्यवहार करने की प्रवृत्ति का मापन होता है। नेक्स्ट, अल्पोन्माद हाइपोमेनिया, जिसे हम MA से डिनोट करते हैं।
इस मापनी में भी 46 आइटम्स हैं और इसके द्वारा व्यक्ति के सांवेगिक उत्तेजन, अतिक्रिया मतलब ओवर एक्टिविटी तथा विचारों में बिखराव का मापन होता है। और लास्ट है हमारा सामाजिक अंतर्मुखता, सोशल इंट्रोवर्जन, जिसे हम SI के नाम से डिनोट करते हैं। इसमें टोटल 69 आइटम्स हैं और जिसके द्वारा व्यक्ति में कुछ विशेष प्रवृत्तियां जैसे लजालूपन मतलब बहुत ज़्यादा साय या अन्य लोगों से बातचीत ना करना, उनमें कोई अभिरुचि ना दिखाना या एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है, उन सभी का मापन इसके द्वारा होता है। अब बात करते हैं हम वैलिडिटी स्केल्स की, वैधता मापनी की बात करते हैं, जिसमें पहला है कैन नॉट से। इसके अंतर्गत उन एकांशों को रखा जाता है जिनका उत्तर व्यक्ति नहीं दे पाया है। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ऑप्शंस रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन से के सामने 3 ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं या कह नहीं सकते, कैन नॉट से। तो इसमें जो वैधता मापनी है उसमें पहली वैधता मापनी है कैन नॉट से और इसके अंतर्गत उन आइटम्स को रखा जाता है जिनका उत्तर व्यक्ति नहीं दे पाता है। और जब कोई व्यक्ति इसमें अधिक एकांशों को रखता है, मतलब ज़्यादातर आइटम्स के रिस्पॉन्स में वो हाँ या नहीं पर टिक ना करके बार बार कैन नॉट से पर टिक करता है, तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति एकांशों को समझ नहीं रहा है या जो परीक्षक है उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ यह भी हो सकता है कि वह डिफेंसिव एटीट्यूड अपना रहा हो, कि अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताना ना चाह रहा हो। दूसरा जो वैधता मापती है वो है लाई। इससे रिलेटेड 15 आइटम्स हैं और जिसके द्वारा व्यक्ति में झूठ बोलने या अपने आप को गलत ढंग से पेश करने की प्रवृत्ति का मापन होता है। मतलब जो टोटल आइटम्स हैं उसी में 15 आइटम्स ऐसे भी हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या वो अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सही ढंग से बता नहीं रहा है अपने बारे में। नेक्स्ट वैलिडिटी स्केल है F, फ्रीक्वेंसी और इनफ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड 60 आइटम्स रहते हैं और इसमें अगर उच्च प्राप्तांक आता है, मतलब बार बार यहाँ पे हाँ पे टिक हो रहा है और स्कोर हाई आ रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि जो पर्सन है वो लापरवाही के साथ परीक्षण एकांशों के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है, बस जल्दबाजी में टिक करता जा रहा है। और लास्ट में है के या जिसे हम करेक्शन कहते हैं। इस मापनी से रिलेटेड 30 आइटम्स होते हैं और इसके द्वारा व्यक्ति में अपनी समस्याओं के बारे में या तो अत्यधिक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की प्रवृत्ति का मापन होता है। मतलब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन ऊपर जो 10 पैथोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उनके प्रति जो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स किस प्रकार से कर रहा है उसका मापन हो रहा है इसके द्वारा। मतलब वो उस रिस्पॉन्स में बार बार झूठ बोल रहा है या उस रिस्पॉन्स को बड़े केयरलेस तरीके से वहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है। इन सब चीज़ों का मापन वैलिडिटी स्केल्स के द्वारा हो रहा है। तो के द्वारा क्या पता चलता है कि अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है तो उसका पता चलता है, या वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गया है उसका भी पता के द्वारा चलता है। करेक्शन से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उसके द्वारा पता चलता है। तो ये तो हो गया MMPI का बेसिक वर्जन और उसके साथ साथ उसमें आने वाले 10 पैथोलॉजिकल ट्रेट्स और 4 वैलिडिटी स्केल्स। अब हम बात करते हैं MMPI 2 के बारे में। तो MMPI के कई रिवाइज्ड वर्जन आए और जिसमें लेटेस्ट जो है उसे हम MMPI 2 के नाम से जानते हैं। और इसका जो संशोधन हुआ था, मतलब इसको जो रिवाइज्ड किया गया था वह किया गया था वुचर, डास्ट्रोम, ग्राहम, टेलेगन तथा कैमर के द्वारा। इन सभी ने मिलकर 1989 में MMPI 2 के नाम से इसका फिर से रिवाइज्ड वर्जन लेकर आए। और इसमें जो टोटल आइटम्स थे वो अब 567 हो गए थे, यानी 567 आइटम्स हो गए थे टोटल।
और इसके साथ साथ MMPI 2 में जो आइटम्स थे उनका ग्रुपिंग किया गया, उनका समूहन किया गया और समूहन करके 15 नए कंटेंट स्केल बनाए गए, जिसके द्वारा कुछ ऐसे ट्रेड्स के बारे में भी मेज़रमेंट करना संभव हो पाया जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। जब केवल 10 स्केल थे, 10 स्केल थे, तब वो चीज़ संभव नहीं थी। लेकिन बाद में जब फिर से ग्रुपिंग किया गया और 15 नए कंटेंट स्केल बनाए गए तो इसके द्वारा यह संभव हो पाया, जिसमें फिर एंग्जाइटी, फियर, एंगर, टाइप ए पर्सनालिटी और इसके साथ साथ एंटी सोशल टेंडेंसीज, फिर सोशल डिस्कम्फर्ट या फैमिली प्रॉब्लम, इन सभी से रिलेटेड ट्रेट्स का मापन भी संभव हो सका। और इसमें जैसे कि पहले क्या था, पहले 4 वैलिडिटी स्केल्स थे, लेकिन बाद में MMPI 2 में 3 और वैलिडिटी स्केल्स जोड़े गए, जिसमें व्रिन, ट्रिन और बैक साइड F स्केल, ये 3 इसमें और जोड़े गए। तो इस तरीके से यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।